हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा अनोखा एग्जाम्पल था, इसके 5 अलग अलग पार्ट्स या सब क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, जिसमें से 2 मतलब सब क्वेश्चन ए और सब क्वेश्चन बी हमने इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया। अब हमारा आज का एजेंडा है कि हम सब क्वेश्चन सी, डी और ई सॉल्व करें। तो क्वेश्चन की लेंथ देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको सब क्वेश्चन सी और सब क्वेश्चन ई का आंसर यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो आपके पास एग्जाम्पल पहले से ही है, तो अब हम देखते हैं कि सब क्वेश्चन सी में हमें क्या कहने के लिए कहा गया है। इफ कोका कोला कंपनी लिमिटेड current liabilities are rupees 25,000, quick ratio 1.5:1 and inventory is rupees 12,000, so calculate current asset। तो जैसे कि हमने पिछले सब क्वेश्चन ए और सब क्वेश्चन बी में जो क्राइटेरिया रखा था एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कि जो हमारे पास है उसका यूज करो और सबसे पहले गिवन चीजों को अपने पास उतार लो नोटबुक पे, कॉपी पे। तो हम वही चीज यहाँ पे फिर से करेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। इससे हमें आइडिया लेनी है कि हम गिवन आइटम्स का आधार लेके अननोन आइटम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही प्रोसीजर हम फिर से यहाँ करेंगे। हमें जो जो गिवन आइटम्स है उसको सबसे पहले गिवन हेडिंग यहाँ डालना है कि हमें ये गिवन है ऑलरेडी एग्जाम्पल में। तो क्या क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट दी हुई है, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू रुपीज 25,000। उसके बाद क्विक रेशो दिया हुआ है 1.5:1 और इसके अलावा हमें जो जानकारी दी हुई है वो है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी की अमाउंट है रुपीज 12 लाख और जो चीज हमें ढूंढनी है, जिस आइटम की वैल्यू हमें पता करनी है वो है करंट एसेट। तो करंट एसेट इक्वल टू व्हाट। अब जैसे कि हमने सब क्वेश्चन ए और बी में किया था कि जो गिवन था वो लिख लिया और उसके अकॉर्डिंग गिवन आइटम्स के अकॉर्डिंग अननोन जो थिंग है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो करंट एसेट हमें ढूंढना है। तो करंट एसेट ढूंढने के लिए, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम जो चीजें हमारे पास है उसी का हमें आधार लेना है। हम अलग अलग फॉर्मूलाज जो हमने इसके पहले पढ़े हुए हैं या किसी अन्य मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी अननोन आइटम को ढूंढने के लिए। तो यहाँ हमें यूज किसका करना है, जो सिर्फ हमारे पास आइटम्स गिवन है उनका। तो आइटम गिवन में क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है 25,000, क्विक रेशो दिया हुआ है 1.5:1 और इन्वेंटरी दी हुई है 12,000। तो अब इतने सारे रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ तक का आपकी जो मतलब यहाँ इस चीज को देखने के बाद या इन आइटम्स को देखने के बाद तुरंत आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमें करंट एसेट अगर कैलकुलेट करनी है या करंट एसेट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास इन आइटम्स का अगर यूज करना चाहे तो सबसे पहले हमें इन्वेंटरी दी हुई है, मतलब करंट एसेट का एक पार्ट या एक आइटम हमें दिया हुआ है तो इसका डेफिनेटली हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब इन्वेंटरी का यूज हमें करना है। फिर और हम अगर आगे सोचते जाएंगे तो इन्वेंटरी के साथ हम किसे और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम गिवन आइटम में से देखें तो हम क्विक रेशो को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो क्विक रेशो माने क्या, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। तो जब लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो हमें दिया हुआ जब होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब इस फॉर्मूले को जब हमने इलैबोरेट किया, जब इसको बड़ा कर दिया कि ये आया कैसे 1.5:1, तब हमें पता चला कि जब हम लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज करते हैं तो हमें फाइनल क्विक रेशो या लिक्विड रेशो का आंसर मिलता है। अब हमारे ध्यान में ये आ रहा है कि हम इन्वेंटरी प्लस
को फॉलो कर रहे होंगे। रिवर्स रेशो भी मैंने नहीं कहा, नॉर्मल रेशो के भी वीडियो मैंने नहीं कहा, केवल पिछले 2 वीडियो जो कि इसी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिए हैं, अगर आप उन 2 वीडियो को भी अगर सही में यहाँ पर फॉलो किए होंगे तो आप ये समझ पाए होंगे कि हम क्वेश्चन में या क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए जो जो हमें वर्क करना है उसका पूरी रूपरेखा या हमें किस रास्ते से जाना है इसका आकृतिबंध गिवन आइटम से तुरंत ही पहले खोज लेते हैं। मैंने दोनों वीडियो में आपको ये अप्रोच सिखाया है कि इन टाइप के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं। अगर हम ऐसे तरीके से कि किस रास्ते से जाके मेरा अल्टीमेट आंसर मुझे मिलेगा, ये अगर हम ना ढूंढे तो हम इर्द गिर्द आंसर के घूमते रहेंगे पर हमें आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही अप्रोच है कि आप गिवन आइटम्स को लिखिए, कैलकुलेटिंग एरिया को भी लिखिए कि हमें क्या कैलकुलेट करना है और उस कैलकुलेटिंग एरिया को देखकर गिवन आइटम्स को फिर से उनकी जो हम कहेंगे कि उन्हें और देख के हम इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सी क्रिया की जा सकती है, ये खोजना है, ये सोचना है और फिर इजीली आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बता दिया कि करंट एसेट अगर ढूंढनी है तो इन्वेंटरी हमें लेनी ही लेनी है, मतलब ये पार्ट उसमें आएगा, ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर मैंने सोचा कि उसमें और क्या आएगा, तो मैं लिक्विड एसेट, हाँ मैंने ऐसा एक फॉर्मूला देखा हुआ है, अब इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी होता है, तो करंट एसेट इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंटरी होगा और इन्वेंटरी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और लिक्विड एसेट की वैल्यू हम खोज सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर आइडिया आ चुकी है कि करंट एसेट तक जाने के लिए मुझे सबसे पहले लिक्विड एसेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब लिक्विड एसेट, अब चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अब यहाँ हमने एक कैलकुलेटिंग एरिया लिख दिया अपने दिमाग को जागरूक रखने के लिए कि मुझे ये खोजना है तभी मैं करंट एसेट तक जाऊंगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जाके मैं सबसे पहले लिखूंगी कि मुझे करंट एसेट तक पहुंचने के लिए लिक्विड एसेट चाहिए। ठीक है, ये हमारा करंट एसेट तक जाने का पहला रास्ता हो गया। अब लिक्विड एसेट मुझे चाहिए बट हमारे पास ना लिक्विड एसेट दी हुई है और ना लिक्विड लायबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, तो इसीलिए सबसे पहले फिर से हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज जो एक आइटम हमें यहाँ दिया हुआ है, क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग अगर आपने बी टाइप का एग्जाम्पल इसके पहले वाले वीडियो का अगर अच्छे से देखा हुआ है तो वहां पर ये सेम प्रक्रिया हमने पहले ही करके रखी हुई है। हो सकता है आप में से कई छात्रों ने सी टाइप का एग्जाम्पल पहले ही सॉल्व कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने फिर से अभी देखना है कि अब हमारा एजेंडा है कि हम लिक्विड लायबिलिटीज की अमाउंट को सबसे पहले फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर हमें लिक्विड एसेट तक पहुंचना है तो हमारे पास इस प्रपोर्शन को यूज करने के लिए लिक्विड लायबिलिटीज चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि हम इस प्रपोर्शन को यूज करके, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दिया, मैं नेक्स्ट इसमें लिखूंगी वो कि लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 मींस फ्रैक्शन में वहां मैं शो करूंगी, बट जब वहां हम शो करेंगे तो उसमें जो 1.5 हिस्सा है वो लिक्विड एसेट का है और जो 1 पोर्शन है वो लिक्विड लायबिलिटीज का है। तो हमें लिक्विड एसेट खोजनी है तो उसकी वैल्यू हमें इतने आसानी से नहीं मिल जाएगी, तो फिर हम सोच सकते हैं कि लिक्विड लायबिलिटीज की वैल्यू मैं करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसीलिए पहले सबसे पहला कैलकुलेशन हम यहाँ पर जो कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के वो है लिक्विड लायबिलिटीज का। और लिक्विड लायबिलिटीज हमें कैसे मिलेगी, तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25,000 और बैंक ओडी की अमाउंट हमें पता नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर नील लिख देंगे। तो हमें इजीली मिल गई करंट लायबिलिटीज की अमाउंट 25,000। अब देखिए पिछले सब क्वेश्चन ए और बी में जो हमने इक्वेशन फॉर्म करना सीखा था या इक्वेशन बना के
लायबिलिटी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से करंट लायबिलिटी लिख दिया। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी हमें 25,000 दी हुई है, ये हमने जो अभी हासिल की ये लिक्विड लायबिलिटीज है। तो आप देखिए लिक्विड लायबिलिटीज की हमारे पास अमाउंट भी है, अमाउंट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज इज 25,000 एंड प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज इज 1। सो अब हमारे पास प्रपोर्शन और अमाउंट दोनों होने के कारण हम तीसरा अननोन फैक्टर, मतलब इक्वेशन 3 फैक्टर से बन रहा है जिसमें से 2 नॉन फैक्टर होंगे और एक अननोन फैक्टर होगा। तो नॉन फैक्टर हमारे पास है लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन और लिक्विड लायबिलिटीज का अमाउंट। तो हमारे पास लिक्विड असेट का जो प्रपोर्शन है इसका आधार लेके या इसका यूज करके हम इजीली यहाँ पर लिक्विड असेट की अमाउंट खोज सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिक्विड लायबिलिटीज लिख ली या हासिल कर ली। अब सबसे पहले यहाँ इक्वेशन बनाते हैं कि हम लिखेंगे लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन या रेशो। तो लिक्विड लायबिलिटीज रेशो इज टू अमाउंट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज। और जिस चीज को या जिस आइटम को हमें ढूंढना है जो अननोन है उसके लिए हम यहाँ पे डबल-2 का साइन यूज करते हैं और वहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट हमें खोजनी है। यहाँ हम क्या यूज करते हैं प्रपोर्शन या रेशो, तो सीधा लिखेंगे रेशो ऑफ लिक्विड असेट। अब ये इक्वेशन बनने के बाद बहुत इजी है ये इक्वेशन बनाना। आप 3 वीडियो में या ये तीसरे वीडियो में जब हम तीसरे टाइप का सब क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ आके आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हम फॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो अब सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लिक्विड रेशो कितना है, लिक्विड लायबिलिटीज का रेशो मैं फिर से यहाँ पर एक बना देती हूँ कि ये है 1.5:1। सो लिक्विड एसेट का प्रपोर्शन हुआ 1.5 और लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन हुआ 1। तो अब फिर से आप ऐसा ही या वहां पे एरो बना सकते हैं या आप एक चीज कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिखिए। तो लिक्विड लायबिलिटीज का रेशो या प्रपोर्शन दिया हुआ है 1, अमाउंट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज 25,000 और रेशो ऑफ लिक्विड एसेट या प्रपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट है 1.5। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम पिछले 2 वीडियो से एक और तरीका यूज करते हैं कि जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है उन्हें क्या करना है कि लिक्विड लायबिलिटीज के एक पार्ट के लिए अगर 25,000 रुपए लग रहे हैं या मिल रहे या है, एक पार्ट का अमाउंट है 25,000, तो 1.5 का कितना होगा। और जब 1 पार्ट का 25 है और 1.5 का हमें खोजना है तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अमाउंट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड असेट इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 1। सो लिक्विड एसेट की अमाउंट हमें मिलेगी 37,500। अब हमने शुरुआती इसमें जो यहाँ पर एक टेंटेटिव आइडिया ली थी कि हमें फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से जाना है या किस आइटम का यूज हमें करना होगा। तो उसका सबसे पहला हमने यहाँ पे देखा था आइटम कि हमें लिक्विड एसेट चाहिए। जब लिक्विड एसेट मिल जाएगी और इन्वेंटरी ऑलरेडी हमारे पास है तो हम करंट एसेट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम हमारे फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं क्योंकि हमारे फाइनल आंसर तक जाने के लिए जो 2 आइटम चाहिए थे वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इसीलिए करंट एसेट इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन थी और लिक्विड एसेट की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। सो आप वैल्यू पुट करेंगे 37,500 प्लस 12,000 इक्वल टू 49,500। ये हमने हमारा फाइनल जो आंसर है करंट एसेट वो यहाँ पर कैलकुलेट किया। ये जो सी टाइप का सब क्वेश्चन था ये बिल्कुल जो हमने इसके पहले बी टाइप के सब क्वेश्चन में जो प्रोसीजर की थी उसी टाइप का था, लेकिन अब इसके बाद जो हमारे पास ई टाइप का सब क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है और उस सब क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि हमारी प्रक्रिया क्या रही है सब क्वेश्चन ए, बी और सी को सॉल्व करने में कि जो गिवन वैल्यू है उस
या जैसे कि हम हिंट यूज करते थे रिवर्स रेशो में, लेकिन हिंट यूज करने के दौरान हम वहां पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट दी हुई होती थी और उसका आधार लेते थे, बट इन एग्जांपल्स में हमें वैसा नहीं करना है। जो दिया हुआ है बस उसी का आधार लेना है, यहाँ कुछ भी हिडन नहीं है। तो अब ई टाइप के सब क्वेश्चन में आप एक अलग टाइप का फॉर्मूला यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो आपके फॉर्मूला के पीडीएफ में मैंने आपको दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले ई टाइप का सब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ कोका कंपनी लिमिटेड हैज फॉर अ सर्टेन ईयर नेट सेल्स विच आर 3.5 टाइम्स the equity capital invested in the company, the operating ratio is 96%. So what is the rate of return on equity capital invested? मतलब यहाँ पर rate on return on equity capital हमें find out करना है। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया हम करेंगे कि जो given है वो लिख लेते हैं। कैलकुलेटिंग एरिया है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड। गिवन चीजें हमें क्या है, ऑपरेटिंग रेशो दिया हुआ है 96%। ऑपरेटिंग रेशो 96% दिया हुआ है और जो नेट यहाँ पे हमें नेट सेल्स विच आर 3.5 टाइम्स दिया हुआ है। सर्टेन ईयर नेट सेल्स विच आर 3.5 टाइम्स। तो ये जो नेट सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस नेट सेल्स का यूज हमें जब फाइनल आंसर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करना है तब उसका यूज करना है। बट अभी ऑपरेटिंग रेशो जो 96% दिया हुआ है, अब अगर फाइनल आंसर हम देखना चाहे कि रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। इक्विटी का क्या प्रपोर्शन दिया हुआ है, प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी कैपिटल की जो अमाउंट है वो चाहिए। बट यहाँ हमारे पास इन आइटम्स में से या इन आइटम की वैल्यू कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास है ऑपरेटिंग रेशो। इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या प्रमाण था या क्या परसेंटेज था। सो ऑपरेटिंग रेशो अगर 96% है मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट 96 है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 96 लगे हैं, ऐसा हम मान के चल सकते। तो अगर ऑपरेटिंग रेशो 96% है तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट करने वाले। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 96, ये हमारा एग्जांपल हमें बता रहा है। लेकिन यहाँ हमें सेल्स जो 3.5 दी हुई है उसका यूज नहीं करना है। यहाँ हम सेल्स अज्यूम करेंगे कि वो 100% या 100 रुपीज थे, क्योंकि यहाँ हमने परसेंटेज से कन्वर्ट करके कॉस्ट रुपीज में ली हुई है, इसीलिए सेल्स हमने यहाँ अज्यूम किया 100 रुपीज। तो अगर सेल्स 100 रुपीज था और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट 96 रुपीज लगी तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% हमने हासिल कर लिया। ये सबसे पहला जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास इजीली कैलकुलेट मतलब दी हुई थी उससे हमने एक इजी पोर्शन कैलकुलेट किया। अब इसके बाद जो हमारा कैलकुलेटिंग एरिया है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इसका कैलकुलेशन करना है। और इसका कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे पीडीएफ में फॉर्मूला दिया हुआ है या इससे पहले आपने यूज किया हुआ है उन फॉर्मूलाज को सेटिस्फाइड करने वाला एक भी आइटम या उसकी अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होता है और आपके पीडीएफ में भी कई ऐसे फॉर्मूला दिए हुए हैं या कई ऐसे रेशो है जिस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूला मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम वो फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके पीडीएफ में नहीं है, इसीलिए आपने ये वहां पर लिख लेना है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो उसका दूसरा जरिया है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 4% मल्टीप्लाइड बाय असेट टर्नओवर।
और ये जो असेट टर्नओवर है ये हमारे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 3.5 टाइम्स। अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4%, वो यहाँ लिख लिया, और असेट टर्नओवर 3.5 टाइम्स हमें दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फाइनल हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बना 14%। ये हमारा फाइनल इस ई टाइप के सब क्वेश्चन का आंसर था 14% रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। सो ये आज के हमारे इस वीडियो में हमने सब क्वेश्चन सी और ई का आंसर देखा। अब हमारा सब क्वेश्चन डी बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।